हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में, जैसे कि आप लोग लास्ट वीडियो जो देख चुके हैं इस सीरीज़ में, वो है कि रिवीजन लेक्चर फॉर जेई एंड नीट 2020। आप जो अभी 2020 के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना, तो उसके लिए मैं क्विक रिविजन्स करा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहा हूँ फ्रॉम वेरियस टॉपिक। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ रोटेशनल मोशन पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात किया। ठीक है, आज वहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर कंक्लूडिंग योर प्रिपरेशन। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसका जो लास्ट टाइम रिवीजन है, कैसे करके टॉपिक में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को रिवाइज कर सको थ्रू प्रॉब्लम्स, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है ना, शुरू से लेकर अंत तक, बीच में भाग नहीं जाना है। शुरू से पूरा देखो तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपको ये बहुत मदद करेगा आपका रिवीजन को कंप्लीट करने में। इवन ये जो क्लास 11 या 12 स्टडिंग स्टूडेंट्स है वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। बेसिकली जो अभी रिपीटर्स है या जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। इस चैनल में लगातार प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस डिस्कस किया जाता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कशंस ही हम लोगों का मेन एजेंडा है जो इस चैनल में हम लोग लगातार करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रोटेशनल मोशन पे जो पहला प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे वो इस तरह से है कि मान लो एक हॉरिजेंटल रॉड को अगर रखते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल रॉड है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का एक रॉड है जिसका मास m, लेंथ l। इट इज सपोर्टेड बाय द 2 पॉइंट्स, दो एंड में सपोर्ट किया गया है। द एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज a एंड b। ठीक है, सो ऑब्वियस है कि अगर इसको विद दिस सपोर्ट प्रोवाइडेड, अगर इसको हॉरिजेंटली रखते हैं तो इनिशियली दोनों नॉर्मल फोर्स, दोनों कांटेक्ट फोर्स जो है वो इक्वल होगा। और वो कितना होगा, इसका सेंटर से जो वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, उसको काउंटर बैलेंस के लायक। ठीक है, तो वेट है mg, सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि 2n बराबर mg हो जाएगा, यानी कि इनिशियल कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो हो जाएगा mg/2। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को रिपीट करता है कि ये रॉड को हॉरिजेंटली बैलेंस किया गया। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से तो वेट mg इधर एक्ट करेगा। एक मान लो एंड पे है, ये दूसरा एंड b, ये सेंटर c, और एक ऐसा d पॉइंट मार्क किया है। ठीक है, यहाँ एक सपोर्ट दिया गया। इंस्टेड ऑफ द सपोर्ट इज गिवन टू द एंड b, अब वो d में सपोर्ट दिया। ठीक है, अब सवाल है ये d पॉइंट कितना है, तो चलो इसको मार्क कर लेते हैं। ये है मान लो l/4। ठीक है, पूरा रॉड का लेंथ कितना है, l है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब क्या स्टिल सेम कंडीशन होगा, तो आंसर है अब नहीं। क्यों अब है कि हम अगर दोनों कॉन्टैक्ट्स में, दोनों पॉइंट जहां सपोर्ट दिया गया वहां अगर कॉन्टैक्ट फोर्स n1 n2 एज्यूम कर लेते हैं, तो अब ये हो जाएगा n1 + n2 = mg। अब यहाँ डायरेक्ट हमने दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स को इक्वल ले लिया था, लेकिन अब हम डिफरेंट लिए हैं। ऐसा क्या बताना चाहते हैं, एक्चुअली होगा क्या, ये जो C है, टू मेंटेन दिस अरेंजमेंट एट रेस्ट, तो हमको ये ध्यान देना है जो कॉन्सेप्ट है, अबाउट C देयर मस्ट बी बैलेंसिंग टॉर्क। ये मेन एप्लीकेशन है ना, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स को डिसाइड करने का मेन एप्लीकेशन क्या है, बैलेंसिंग टॉर्क। यानी कि C के अबाउट जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर। ठीक है, C के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन देगा, C के अबाउट दिस n1, जिसका सेपरेशन कितना है, l/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लिख सकते हैं n1 × l/2 बराबर n2 × l/4। ठीक है, चूंकि ये
क्लॉकवाइज भी नहीं घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं घूम रहा है, इट इज मेंटेन्ड हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है कि बैलेंसिंग टॉर्क है, या कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट सी के अबाउट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स N1 की वजह से है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स N2 की वजह से है। ये दोनों काउंटर बैलेंसिंग होगा, तो इसका मतलब ये हो गया, L भी कैंसिल कर दो, तो 2N1 इज इक्वल टू N2। ये रिलेशन आया, ये सेकेंड रिलेशन, ये था फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं N1 और N2 का वैल्यू को अब चेक करूं तो फ्रॉम 1 and 2 है ना, ये दोनों इक्वेशन को कंपाइल करके मैं कह सकता हूँ 3N1 इज इक्वल टू mg, यानी कि N1 का वैल्यू mg/3, N1 का वैल्यू अगर mg/3 है, सो देयरफॉर N2 कितना है, वो था 2N1 यानी कि 2/3 ऑफ mg। तो दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हमको मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से जब कभी एक रॉड को, है ना, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको अगर बैलेंसिंग किया जा रहा है, आइदर इसको इस तरह से पूछे या मान लो इसी चीज को ऐसे कह दे कि इसको सस्पेंडेड रखा है हॉरिजॉन्टली बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग ऐसे करके बंधा हुआ है, वही चीज को मैं कह रहा हूँ। ये C है, D है, ये एंड B, ये A है ना, दिस डिस्टेंस इज L/4। तब भी जो है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल फोर्स यहाँ हम टेंशन इन द स्ट्रिंग देखेंगे, और वो इस अरेंजमेंट में जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ भी वही रिजल्ट आएगा, यानी T1 विल बी mg/3 एंड T2 विल बी 2/3 ऑफ mg। समझ में आया? तो उस तरह से पूछा जाए या इस तरह से पूछा जाए, अल्टीमेटली ये सेम चीज़ है कि अगर उसको बैलेंसिंग रखना है एक सर्टेन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, या इवन सिर्फ हॉरिजॉन्टल का ही बात क्यों करो, अगर मान लो इसी चीज़ को ऐसे दे दिया है कि इसको रॉड को इस तरह से, है ना, एक एंगल पे रखा है, और मान लो ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, यहाँ से स्ट्रिंग से ऐसे बांध के रखे हैं, दो एंड पे अब बंधा हुआ है। अब जो है इसका एक एंगल है मान लो 30 डिग्री, दो स्ट्रिंग है, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिफरेंट, ये एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, वहाँ से हमने एक रॉड को सस्पेंडेड रखा और वो एक एंगल पे है, एक तरफ का स्ट्रिंग छोटा है, दूसरा ज़्यादा लेंथ का स्ट्रिंग हमने यूज़ किया, और एंड्स को मान लो आइडेंटिफाई किया AB, ये हो गया हमारा सेंटर C। ठीक है, अब पूछेगा कि यहाँ टेंशन फोर्स क्या है, तो यहाँ भी वही करना है, mg हैज़ टू बी एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है, थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अगर एंड पॉइंट में है तो यहाँ मान लो T1, ये T2, चूँकि ये एंड पॉइंट से सस्पेंडेड है, तो अब क्या होगा, हमको फिर से अगर ये इस एंगल में जो एंगल पे अरेंजमेंट दिया होगा, अगर मास उसी एंगल पे उसी अरेंजमेंट में रह जाता है, यानी कि चेंज नहीं हुआ, जो एंगल यहाँ आप देख रहे हो, है ना, उसी एंगल पर अगर रह जाता है, उस एंगल चेंज नहीं होता, इसका मतलब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। चाहे वो हॉरिजॉन्टल में रख के उसी पोजीशन में रह जाए, या इस पोजीशन में रह जाए, या इसमें रह जाए, या ये जो मैंने फोर्थ केस डिस्कस कर रहा हूँ इसमें रह जाए, अगर जो एंगल में वो सस्पेंडेड होगा, जो पोजीशन में सस्पेंडेड होगा, है ना, वही पोजीशन में अगर रह जाता है, इसका मतलब है कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये किसका सवाल है, ये सवाल है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, यानी कि तब जो है इसमें वही कॉन्सेप्ट लगना है कि क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। यहाँ भी आपको वही करना है कि अबाउट C, है ना, यहाँ अबाउट C आपको क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लेना है। तो सवाल है C के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क कौन देगा, T1। तो अब T1 के साथ ये L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अब मैं अगर थ्रू C ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो दिस मच विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरह अगर मैं T2 के साथ भी देखूं तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको अगर फिलहाल मैं x लिखूं तो ये भी x होगा बाई ज्योमेट्री, कारण है दिस पार्ट इज L/2, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो L/2, है ना,
ये भी L/2 था। तो यानी कि x जो है फ्रॉम ज्योमेट्री वी कैन राइट डाउन x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, L/2 cos 30, ठीक है। तो यहाँ भी वही हो जाएगा, T1 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू T2 इंटू एक्स। ध्यान से देखो, T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x फ्रॉम C, उसी तरह T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x फ्रॉम C। तो x इक्वल है तो इसका मतलब T1 बराबर T2 हो गया, यानी कि बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ द वेट mg/2। तो कहने का मतलब है, तो क्या देखें हम लोग कि सस्पेंडेड रॉड जो है, चाहे उसको नीचे से सपोर्ट करे या उसको ऊपर से सस्पेंड करे, अगर वो गिवन पोजीशन में ही रह जाता है, ठीक है, जिस पोजीशन में उसको छोड़ रहे हैं वो उसी पोजीशन में रह जा रहा है, इसका मतलब है कि उसका मास होने के बावजूद भी उसका ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आया इन पोजीशन। इसका मतलब उसमें न तो ट्रांसलेशन है और न ही रोटेशन है। इसीलिए दो इक्वेशन, एक जो अपवर्ड फोर्सेस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा है, और जो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स या क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये बैलेंसिंग एंगुलर फोर्स यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सिचुएशन को, चाहे उसको हॉरिजेंटली रखा जाए या एक ऑब्लिक पोजीशन में रखा जाए, वी कैन ऑलवेज फाइंड द सपोर्टिंग टेंशन फोर्सेज इन द स्ट्रिंग और द कॉन्टैक्ट फोर्सेज whatever is asked, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपका जो इक्विलिब्रियम रिलेटेड है ये आपको समझ में आया, और इस तरह का बेसिक क्वेश्चन है ना, जो जेईई में नीट जैसे एग्जाम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जेईई एडवांस के लेवल का है, हाँ इसी में बहुत सारा चीज़ एडिशनल और पूछ के इसको जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन में, है ना, क्या कहते हैं, प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो आर्गूमेंट है ये जेईई मेन या नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए है, और मैं समझता हूँ कि जेईई मेन और नीट के लिए ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पे आपको वर्क करना चाहिए। आप प्रैक्टिस करोगे इस कॉन्सेप्ट पे तो आपको फ़ायदा होगा, जहाँ तक जेईई मेन या नीट का सवाल है। तो चलिए हमारा वीडियो देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर कीजिए, और अपना कमेंट, अपना फीडबैक भी देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए चैनल को, ताकि आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाने का जज्बा आ जाए, है ना, जोश आ जाना चाहिए। और टीचर और स्टूडेंट का, है ना, इंटरेक्शन, जब दोनों एंड से इंटरेक्शंस होता है तब दोनों टीचर को और स्टूडेंट को, दोनों को ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने को मन करता है। तो ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप सपोर्ट करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए अगला वीडियो बहुत जल्द बनेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।